स्मिता सिंह। हरियाणा की बड़ी खबरें विस्तार से बताएं उससे पहले चलिए एक नजर डालते हैं फटाफट से देश दुनिया की आज की सुर्खियों पर। मेघालय और नागालैंड में आज हुई वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर युवा मतदाताओं से कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें मतदान। त्रिपुरा के साथ दोनों राज्यों की मतगणना होगी 2 मार्च को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में आज करेंगे शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन। राज्य को देंगे कई और विकास योजनाओं की सौगात। कमल के आकार का बनाया गया है शिवमोगा एयरपोर्ट, जिसे बनाने में लगी है 450 करोड़ रुपए की लागत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल किया सीबीआई ने गिरफ्तार। आज किया राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश। इधर आप ने किया देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोली आम आदमी पार्टी। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी लोकतंत्र का काला दिन। दिल्ली हाई कोर्ट का सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर रोक से इनकार। खारिज की सभी 23 याचिकाएं। डीपीएपी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद के बेटे सद्दाम नबी आजाद हुए राजनीति में शामिल। दोनों भाई बहनों में बड़े हैं पेशे से कारोबारी सद्दाम। पार्टी के नेताओं ने कहा राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे सद्दाम। जम्मू कश्मीर पर भी देंगे ध्यान। महाराष्ट्र के नासिक के बाद अहमदनगर में भी गिरे प्याज के दाम गिरने से परेशान हैं किसान। अमृतसर में होने जा रही है G20 सम्मेलन की शुरुआत। जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। शहर की दीवारों पर की जा रही हैं रंग बिरंगी पेंटिंग्स। पुलवामा में अल्पसंख्यकों पर हुई गोलीबारी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी यहां अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में रही है विफल। संजय राउत ने बीजेपी और ओवैसी को बताया राम और श्याम की जोड़ी। बोले जहां भी बीजेपी को जीतना होता है या जिताना होता है वहां पहुंच जाते हैं ओवैसी। देश के किसानों के खातों में जाएंगे करोड़ों रुपए। प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त। हजारों किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी 16,800 करोड़ रुपए की राशि। अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इजराइल और फिलिस्तीन की हिंसा रोकने पर बनी सहमति। मुद्दे को लेकर जॉर्डन में हुई अहम बातचीत। कोरोना महामारी को लेकर बड़ा खुलासा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुफिया रिपोर्ट ने कहा किसी लेबोरेटरी से लीक हुआ था कोरोना वायरस। अमेरिकी आसमान में चीन के जासूसी गुब्बारों ने दोनों देशों के बीच खड़ा किया तनाव। रूस यूक्रेन युद्ध में कूदने को लेकर अमेरिका ने चीन को दी चुनौती। कहा यदि सैन्य सहायता रूस की तो भुगतने होंगे भयानक परिणाम। फिर जहर उगल रहा है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पीएम और भारत के नाम दे रहा है धमकी। बोला भारत पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो हम तेरी सांसें बंद कर देंगे। इन दरियाओं में फिर बहेगा खून। रूस यूक्रेन युद्ध ने विश्व की कमोडिटी सप्लाई चेन को पहुंचाई है गहरी चोट। वैश्विक स्तर पर बढ़ी कमोडिटी की कीमतें, लेकिन बदहाली के बीच भी अर्थव्यवस्था में चमकता रहा भारत का सितारा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के बाद और चलिए नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। हरियाणा के मेवात में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति। तैनात है भारी पुलिस बल। बता दें कि नूह जिले में जुनैद और नासिर हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय में गुस्सा अपने चरम पर है। स्थिति को देखते हुए इलाके में पुलिस अलर्ट मोड पर है। तनाव की संभावना को देखते हुए पुलिस क्षेत्र में लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही। सोशल मीडिया पर भी नूह में फिरोजपुर झिरका जैसा एक प्रोटेस्ट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर जिले की जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है और नूह जिला मुख्यालय पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बताते चलें कि नूह जिले में फिरोजपुर झिरका और ताउड़ू में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। पलवल में भी सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और इलाके में
अलर्ट मोड पर रखा गया है पुलिस को। इसी कड़ी में पलवल पुलिस की तरफ से भी हथीन के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के मकसद से यहां भी फ्लैग मार्च पुलिस द्वारा निकाला गया, जो लघु सचिवालय से शुरू हुआ और मुस्लिम बाहुल्य गांवों से निकलते हुए जयंती मोड़ पर इस मार्च का समापन किया गया। इस दौरान जिले के डीएसपी व भारी पुलिस बल के साथ वाहन भी मौजूद रहे और पुलिस की तरफ से लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की गई, हिदायत दी गई। साथ ही माहौल खराब करने वालों को भी चेतावनी पुलिस की तरफ से दी गई कि ऐसे लोगों के खिलाफ पलवल पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। पुलिस कर्मचारी थे जिन्होंने पलवल क्षेत्र में अधीन एरिया में सभी गाँव में फ्लैग मार्च निकाला है और जो कानून व्यवस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए सभी जो ग्रामीण वासी है उनसे शांति की अपील की। इस बारे में जो अधीन क्षेत्र डिवीजन के जितने भी गांव हैं सभी में फ्लैग मार्च किया गया है। गांव के जितने भी सरपंच है जो और मौजूद आदमी हैं उन सभी से बातचीत की गई है और उन्होंने सभी ने शांति बनाए रखने का हमें पूरा विश्वास दिलाया। तो सर क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे जिस तरह से आज की स्थिति बनी हुई है मेवात में, तो उसको लेकर? सभी से यही अपील है कि सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो 112 पर कॉल के करें या पुलिस से संपर्क करें, थाने में संपर्क करें। आपको बता दें कि घाटमिका गांव के जुनैद और नासिर को हरियाणा के भिवानी जिले में लोहारू में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। तभी से लोगों में आरोपियों को नहीं पकड़े जाने की वजह से काफी ज्यादा रोष है और पुलिस शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जगह जगह पर फ्लैग मार्च कर रही है। रोहतक के बाबा मस्तनाथ में शुरू हुआ है मेला। 3 दिन चलने वाले मेले में पहुंच रहे हैं देश विदेश के श्रद्धालु। रोहतक में स्थल बोहरा में स्थित आस्था और विश्वास के प्रतीक बाबा मस्तनाथ मठ में 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ कल रविवार को हो चुका है। बाबा मस्तनाथ की समाधि पर मत्था टेकने के लिए श्रद्धालुओं की यहां भीड़ उमड़ गई है। 12 पंथ बाबा मस्तनाथ जैसे संत हैं जो शेर और गाय के साथ लेकर चलते हैं, इनको पालते हैं। इसके अलावा बाबा के कई चमत्कार भी लोगों ने देखे हैं। बताते चलें कि आस्था और संस्कृति का परम संगम कहा जाने वाला ये मेला बीते 3 शतक से यानी 300 साल से आयोजित किया जा रहा है, जो इस बार 26 फरवरी यानी कल रविवार से शुरू होकर कल मंगलवार 28 फरवरी तक चलेगा। गुरुग्राम में आप सांसद की नेताओं संग चुनाव पर चर्चा, बोले भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता चाहती है बदलाव। गुरुग्राम में रविवार को आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने पार्टी नेताओं के साथ चुनाव पर अहम चर्चा की और कहा कि जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है, हर हाल में यहाँ जनता बदलाव चाहती है। नगर निगम के चुनाव यहां जून में होने की संभावना है। इसी को लेकर रविवार को सेक्टर 47 के कम्युनिटी सेंटर में बैठक हुई। इसमें आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता जो कि नगर निगम के प्रभारी भी हैं, उन्होंने बैठक की और बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की जनता जो है वो भ्रष्टाचार से त्रस्त है और अब किसी भी हाल में यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। यूपी के खनन माफिया पर हरियाणा में हुई है एफआईआर। पानीपत के सनौली में चल रहा था रेत की लूट का अवैध कारोबार। हरियाणा में पानीपत जिले के सनौली गांव में यूपी का खनन माफिया यमुना के किनारे बसे गांव तामशाबाद और कंडला के साथ साथ कई जगहों से जेसीबी की मदद से रोज 20 से 25 फीट तक खुदाई करके 30-32 लाख रुपए का रेत रोजाना निकाल रहा है। ऐसा करने वाला कोई एक माफिया यहाँ नहीं है, बल्कि 100 से ज्यादा खनन माफिया इस रेत की लूट को कर रहे हैं और हर महीने 10 करोड़ के करीब का अवैध खनन कारोबार माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। पुलिस को जब इसकी शिकायत मिली तो खनन फर्म के ठेकेदार पर 188, 379 और 21(4) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कहा बीते साल जारी हुआ था नोटिफिकेशन, अब तक लागू नहीं हुआ वेतनमान।
रविवार को चंडीगढ़ में कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी सत्यपाल जैन को ये ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि पिछले साल 27 मार्च को चंडीगढ़ कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतनमान एवं सेवा नियम लागू करने की घोषणा की गई थी। ये घोषणा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी। 29 मार्च 2022 को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद अभी तक चंडीगढ़ प्रशासन केंद्रीय वेतनमान लागू नहीं कर पाया है। इसी की देरी को लेकर चंडीगढ़ के समस्त कर्मचारी बहुत लंबे समय से परेशान हैं। इसीलिए कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने पूर्व सांसद एवं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन को गृह मंत्री अमित शाह के नाम ये ज्ञापन सौंपा और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। अगली खबर है पृथला से, जहां गांव चंदावली स्थित IMT एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयन पाल रावत का उनके कार्यालय पहुंचकर धन्यवाद किया। दरअसल विधायक नयन पाल रावत ने IMT में टूटी हुई सड़कों को बनवाने और कूड़ा डंपिंग यार्ड को सोतई गांव से शिफ्ट कराने के साथ साथ 8 साल से ज़्यादा पहले से इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो थे उन्हें रिज्यूम कराने की समस्या को भी शॉर्ट आउट किया, जिसके लिए फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विधायक नयन पाल रावत और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। इस मौके पर पृथला के विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयन पाल रावत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उद्योगपतियों ने धन्यवाद किया है, किस बात को लेकर धन्यवाद करने के लिए पहुंचे? देखिए, इनकी 2-3 डिमांड थी हमारी हरियाणा सरकार से, और विशेष तौर पे इन्होंने मेरे से कहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत करके कुछ इनके प्लॉटों का जो रुजूम वाला एक मैटर चल रहा था, तो वो सरकार ने उसको माफ़ करते हुए इनको इजाज़त दे दी कि अपने फैक्ट्री को आराम से सुचारू रूप से चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इनकी सड़कों की डिमांड थी, तो अंदर की रोड्स काफ़ी हमने ठीक कर दी हैं। 2 एक मेन रोड है, उनकी दोबारा से उनकी रिपेयर जो है ना वो होनी है और स्पेशल रिपेयर होनी है। और दूसरा एक नहर के किनारे से भी, क्योंकि बाईपास पे जो हाईवे बन रहा है उसके कारण सभी लोगों को नहर के साथ साथ जाना पड़ता है, तो और एक डंपिंग यार्ड जो यहाँ बनना था, तो उन सारे मुद्दों के लिए, क्योंकि उद्योगपतियों के साथ मैं मिलकर एक भाई और सहयोगी के तौर पर सेवा करता हूँ, काम करता हूँ, और उसी को इन्होंने जो गंभीरता से लेते हुए कि भाई हमने 2-3 मुद्दे आपको दिए थे और उनको आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो निपटाने का कार्य किया है, उसका धन्यवाद करने के लिए हमारे पास आए हैं। इनेलो की पदयात्रा चल रही है। देखिए, पदयात्रा तो सबका करने का अधिकार है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी जो धक्के खाओ सत्ता पाओ एक यात्रा चलाई थी भारत जोड़ो के नाम पर। माननीय मोदी जी के इस सेवा काल के कार्यकाल में, माननीय मनोहर लाल जी के इस सेवा काल के कार्यकाल में देश भर की बोर्ड परीक्षाओं के साथ आज हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। फरीदाबाद में भी परीक्षाओं केंद्रों पर तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने पहले से ही अलर्ट मोड दिखाया। अलर्ट मोड पर पहले से ही जिला पुलिस रही। सेंटर्स के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। साथ ही हर सेंटर पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। एग्जाम सेंटर्स के गेट पर 2 टीचर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि सेंटर्स पर आने वाले स्टूडेंट्स की बारीकी से जांच की जा सके। एग्जाम देने पहुंचे छात्र छात्राओं का क्या कुछ कहना है इस बारे में। कोरोना काल के बाद ये उनकी पहली परीक्षा है जो वो सेंटर्स पर जाकर पेपर्स दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए सेंटर्स पर पहुंचे स्टूडेंट से बात की देश रोजाना के संवाददाता प्रेम खान ने। क्या कुछ कहना है स्टूडेंट्स का, सुनिए। क्या नाम है? इकबाल अंसारी। इकबाल, कौन सी क्लास? सर 12th क्लास। क्या तैयारियां हैं, आज एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं? सर वेल प्रिपेयर्ड होके आए हैं पूरी तरीके से। सर नकल रहित परीक्षा करवानी है इस बार, कैसे करेंगे, क्या रहेगा? नहीं सर, नकल के भरोसे थोड़ी आएंगे। 12th क्लास में सर। अच्छा, साइंस के बच्चे हैं तो पूरी तरीके से नकल रहित रहेगा, नकल नहीं होने दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्योंकि कोरोना काल के बाद फर्स्ट टाइम जो है इस तरीके से जो है वो पढ़ाया, करीब लंबा समय रहा, तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां आप इंटर करें आपने गेट के अंदर, तो क्या क्या सर दिक्कत तो होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि 10th में तो बोर्ड दिए नहीं थे, क्योंकि ऐसे पास हो गए थे। बट सर प्रिपरेशन तो अपनी है, जो प्रिपेयर करके आएगा उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं। आज 27 फरवरी को 12वीं का पहला एग्जाम हुआ, जो कि कंप्यूटर साइंस का था। एग्जाम्स और सेंटर्स के विषय में देश रोजाना के संवाददाता ने ज्यादा जानकारी ली गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल अशोक त्यागी से। सर, आज से एग्जाम शुरू हो गए हैं बच्चों के, किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जो ये बच्चे पेपर देने आए हुए हैं,
ये 10वीं का पेपर भी बोर्ड का नहीं दे पाए थे। तो ये कोविड का पहला बैच है जो 10th के बाद डायरेक्ट 12th में आया है, जिसने कोई बोर्ड पेपर फेस नहीं किया है। तो आज पहली बार ये एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितने खुश हैं और इन्हें लग रहा है हम वाकई ही अब बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। आज तो छोटा सेंटर है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस का पेपर है। कल से हमारे यहाँ 630 के लगभग बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तो उसकी तैयारी हम उसी हिसाब से कर रहे हैं। जैसे ही जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे उतने ही हमारे टीचर इन्वॉल्व रहेंगे। व्यवस्थाओं की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें और धारा 144 की बात करें, किस तरीके से? आज तो बड़ा पेपर नहीं है, तो इसलिए पुलिस व्यवस्था की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डेट शीट के साथ एप्लीकेशन थाने में मार्क कर दी है, भेज दी गई है और उनकी तरफ से हमें पूरा आश्वासन दिया है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आउटसाइडर बड़े परेशान करते हैं एग्जाम टाइम पर, लड़के नकल देने की कोशिश करते हैं, तो उससे किस तरीके से निपटा जाएगा? आप देखते हैं हमारा सेंटर का स्वरूप ही अलग है, हमने गेट बंद करवाए हुए हैं। अंदर भी सिर्फ वही आ पा रहा है जिसके पास अपना एडमिट कार्ड है, हम बाहर से आउटसाइडर को नहीं आने दे रहे। नकल रहित परीक्षा भी करवाना 100% नकल रहित परीक्षा होगी। किसी भी तरह का कोई आउटसाइड डिस्टर्बेंस हमारे सेंटर पे पॉसिबल ना तो पहले था ना अब पॉसिबल हो पाएगा। जो छात्र आ रहे हैं उस गेट पर उनको किस तरीके से चेकिंग किया जाता है? उनको यही समझाया जा रहा है, आपकी अगर पेपर है, एडमिट कार्ड दिखाओ, अंदर आ जाओ और आप किसी भी तरह की कोई अनुचित सामग्री साथ लेकर न आए और न ही किसी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अपने साथ रखें। बल्लभगढ़ में सोना रोड को 4 लेन कराने के लिए खरीदी जाने वाली जमीन के रेट फाइनल हो गए हैं। सीएम की अध्यक्षता में होने वाली हाई पावर लैंड परचेज कमेटी ने इसको मंजूरी भी दे दी है। अब उच्च अधिकारी जमीन के मालिकों की सहमति पत्र के साथ जमीन खरीदने की प्रक्रिया पूरे करने के प्रस्ताव को अधिकारियों के पास भेजेंगे। इस विषय में आम जन का क्या कुछ कहना है, क्या मत है, जाना देश रोजाना के संवाददाता प्रेम खान ने वहां के आम लोगों से। क्या नाम है आपका? संजीव मलिक। संजीव जी, अब जमीन खरीदी जाएगी सोना पुल चौड़ा करने के लिए, कब बाद कितना फ़ायदा मिलेगा इसको? बनबे है, बहुत फ़ायदा होएगा सर। जैसे हम देखते हैं बल्लभगढ़ के अंदर बहुत ट्रैफिक है, बहुत जाम वगैरह हो जाता है और जिस तरीके से ज़मीन खरीदी जाएगी फिर पुल दोनों साइड से बन जाएगा तो नौकरी पेशे के लिए भी और आम जनता के लिए भी आने जाने में बहुत सुविधाजनक होएगा, जिससे ट्रैफिक के अंदर बहुत कम। क्या नाम है आपका? गगन। गगन जी, ये सोना पुल बनने जा रहा है, 1 हफ्ते बाद इसकी ज़मीन खरीदी जाएगी, तो कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? फ़ायदे की बात करें तो बहुत फ़ायदा बनेगा। एक तो सबसे बड़ी बात कि अगर हमारी आसपास जो भी सोना पुल के आसपास जो मार्केटें हैं वहाँ पे जाम बहुत होना रहता है, क्योंकि वो सिंगल रोड है। उसमें जाम होने के कारण ये लगा लो कि आप बल्लभगढ़ के अंदर भी एंट्री कर रहे हैं, बस अड्डा मार्केट के अंदर भी जा रहे हैं, तो वहीं से जाम लगना शुरू हो जाता है, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय आ रही है। विजय जी, ये सोना पुल के लिए ज़मीन खरीदी जाएगी 1 हफ्ते बाद, तो कितना फ़ायदा मिलेगा इस सोना पुल बनने का? देखो जी, सोना पुल आज के समय में पूरा एकदम कंजस्टेड चल रहा है। यहाँ पर हमेशा जाम लगे रहते हैं और इस साइड सारा जो सोना तक या हाईवे तक इस पे यात्री जाता है, और अगर ये डबल बन जाता है तो यहाँ व्यापारियों को, आने जाने वालों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।